जेन ज़ी। Extremely, it is against our freedom of speech, and they want to control us just like a dictator. नेपाल से प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया गया है इस्तीफा देने पर। क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने से पार्लियामेंट के साथ साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा के घर को भी आग में जला दिया गया है? दरअसल देखा जाए तो जेन ज़ी का गुस्सा इस हद तक भड़कने की असली वजह है नेपोटिज्म और करप्शन। 8 सितंबर 2025 हामी नेपाल के द्वारा एक प्रोटेस्ट को शुरू किया जाता है जो एक जगह से पार्लियामेंट तक जाने वाली थी, लेकिन इसी बीच इन नो वायलेंस प्रोटेस्ट को सरकार द्वारा रास्ते में ही रोका जाता है, जहां उन पर पुलिस द्वारा वाटर कैनन, टीयर गैसेस और रबर बुलेट्स को इस्तेमाल करना शुरू किया जाता है। अब ये मुद्दा यहाँ पर इतना भड़क जाता है कि ये प्रोटेस्टर सीधे पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं और धीरे धीरे ये कलेश इतना बढ़ जाता है कि पुलिस अब पब्लिक में ओपन फायर शुरू कर देती है, जिसमें ये 300 से 400 लोगों को घायल करके तकरीबन 19 लोगों को जान से मार देते हैं। जिसके बाद अब जैसे ही ये तानाशाही पब्लिक में फैलती है तो नेपाल के पोखरा और भीरतनगर जैसे शहरों के लोग भी सड़कों पर उतर जाते हैं, जिसके बाद सरकार द्वारा यहाँ पर कर्फ्यू लगाने की भी काफी कोशिश की जाती है, लेकिन ये तरीका भी यहाँ पर ना के बराबर काम करता है और सारी सड़कें लोगों से घिर जाती है। अब यहाँ आप सबको एक ही मुद्दा लग रहा होगा कि ये सब सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हुआ है, लेकिन यहाँ पर असली प्रोपेगेंडा ये है कि सरकार अपनी कुर्सी बचाकर युवाओं की आवाज दबा रही थी और नेपाल में सालों से चल रहे करप्शन और नेपोटिज्म को जारी रखना चाहती थी। यानी कि नेपाल में इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी काफी स्लो है, अनएम्प्लॉयमेंट की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को किसी दूसरी कंट्री में जाकर भी एक्सट्रीम लेबर करना पड़ रहा है। और अपने इसी गुस्से को जेन ज़ी कुछ हैशटैग्स जैसे नेपो किड्स और नेपो बेबीज के जरिए दिखा रही थी। यानी कि ये जो पॉलिटिशियंस की फैमिली या उनके बच्चे हैं, ये इतने महंगे हॉलीडेज और अपनी लाइफ को इतना लग्जरी बताकर सोशल मीडिया पर जो शो ऑफ कर रहे थे, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है, जबकि नेपाल के पास अपने लोगों को देने के लिए नौकरी तक नहीं है। और इसी के बीच 4 सितंबर को सरकार 26 सोशल मीडिया के पॉपुलर प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स को टोटली बैन कर देती है, और वो भी ये कहकर कि इन कंपनी ने हमारे देश के कानून को टोटली मानने से इनकार कर दिया है और हमें मजबूरन इन्हें नेपाल में बैन करना पड़ रहा है, जिससे केपी शर्मा की नहीं बल्कि नेपाल की सिक्योरिटी बनी रहे। यानी कि यहाँ पर सीधी बात ये है कि सरकार ने ये सब इसीलिए किया है कि वो सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल लेकर यहाँ के लोगों की आवाज को दबा सके, और यही कहना था जेन ज़ी का। अब देखा जाए तो नेपाल सालों से ही यहाँ के इस सिस्टम से डिप्रेस था और ऐसे में उनसे उनकी कमाई का एक और जरिया भी सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया। यानी कि सोशल मीडिया के जरिए यहाँ के लोग अपना जो भी बिजनेस या कंटेंट चलाकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, उसे भी सरकार ने पूरी तरह से बंद करके उनकी कमाई का एक और जरिया उनसे छीन लिया था। जिस पर इन्होंने जो नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट किया, उसे भी यहाँ के इस सिस्टम ने गोलियों की आवाज के नीचे दबाना चाहा। दरअसल देखा जाए तो नेपाल में काफी प्रोटेस्ट हुए थे, जैसे 1915, 26, लेकिन आज तक कभी भी यहाँ सरकार द्वारा इतने लोगों को एक साथ जान से नहीं मारा गया था। और इसी बीच अब इन सबका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया था कि आखिर में सरकार को ही झुकना पड़ा, जहाँ सबसे पहले सोशल मीडिया का बैन हटाकर यहाँ के होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर अपने अंदर की आग को दिखाते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर को आग लगा देती है। यहाँ तक कि ये अपोजिशन वालों को तक नहीं छोड़ते, बल्कि उनके एक लीडर के घर को भी आग लगा देते हैं। और फाइनली 9 सितंबर को केपी शर्मा को अपनी कुर्सी छोड़कर इस्तीफा देना पड़ता है। यानी कि आखिर में यही होता है कि जब जनता को उनका फ्रीडम देने के बजाय उनसे उनका रोजगार छीनकर नेपोटिज्म को बढ़ावा देकर उनकी आवाज को पूरी तरह दबा देने से गुस्सा फूटकर सड़कों पर उतर आता है। यानी कि नेपाल की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि हर उस समाज की है जहां जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है।